बेस्ट ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पूर्वी यूपी के 7 जिलों को मिलकर गठित होगा काशी विंध्य क्षेत्र। केवीआर में वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोई, सोनभद्र होंगे शामिल। सीएम होंगे केवीआर के अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, सीईओ। बीएमसी चुनाव में साथ दिखेंगे ठाकरे ब्रदर्स। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के बीच 2.5 घंटे की बैठक में गठबंधन की राह लगभग साफ। उद्धव राज के बीच मराठी बहुल सीटों का सुलझा विवाद। 4 राज्यों के लिए आज मतदाता सूची के प्रारूप होंगे प्रकाशित। केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए वोटर लिस्ट का प्रारूप होगा जारी। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को अपने नाम और व्यक्तिगत विवरण की जांच करने की सलाह दी। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर हो सकती है सुनवाई। पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील हितेंद्र गांधी ने सीजीआई और राष्ट्रपति को लिखा पत्र में 100 मीटर टेस्ट नियम की समीक्षा की मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज तीसरा दिन है। सरकार की ओर से सदन में कल 24,496 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ था। आज भी इस पर चर्चा हो रही है। सीएम योगी भी चर्चा में शामिल रहेंगे। वहीं सपा आज भी कोडेन कफ सिरप मामले पर सदन में हंगामा कर रही है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ट्रैक्टर पर सवार होकर सदन पहुंचे और कोडेन सिरप व किसानों के मुद्दों पर जमकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 19 दिसंबर को हुई थी। पहले दिन घोसी के दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर सभा का समापन कर दिया गया था। सोमवार को कोडेन कफ सिरप मामले में विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा हुआ। इसके साथ ही यूपी विधानसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं। आनंद जी, आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है, क्या हो सकता है आज सदन में? बिल्कुल। देखिए, कल का जो सत्र था उसमें अनुपूरक बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से पेश किया गया था। करीब 24,500 करोड़ का अनुपूरक बजट कल आया था और आज उस पर चर्चा की जाएगी। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जो अन्य विधेयक पेश हुए हैं उन्हें भी पास किया जाएगा। साथ ही जो सीएजी की रिपोर्ट है वो भी पेश की जाएगी। हालांकि जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा कर रहा है, चाहे कोडिन सिरप का मामला हो या जो पॉल्यूशन का मामला हो, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है सदन के बाहर। उसके जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन आज जो सबसे मुख्य चीज है कि अनुपूरक बजट पर चर्चा विधानसभा में होगी। अनुपूरक जो बजट कल पेश किया गया है और चर्चा के बाद अनुपूरक बजट को पास किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सिंह जी। यूपी कैबिनेट ने पूर्वांचल के विकास के लिए 7 जिलों को मिलाकर काशी विंध्य क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर की तर्ज पर सरकार ने काशी विंध्य क्षेत्र यानी केवीआर का गठन करने का फैसला किया है। इसमें वाराणसी और विंध्याचल मंडल के 7 जिले वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्र शामिल होंगे। सभी संबंधित जिलों को एक आर्थिक गतिविधियों के जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा। केवीआर के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक केवीआर के गठन से पूर्वांचल के इन 7 प्रमुख जिलों के विकास में तेजी आएगी। इसके गठन के बाद काशी विंध्य क्षेत्र में आने वाले जिलों में गुणवत्तापूर्ण नागरिकों को सुविधाएं दी जाएंगी। इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और सुनियोजित विकास के साथ रोजगार का रास्ता खुलेगा।
काशी विंध्य क्षेत्र की मौजूदा आबादी को 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। प्रस्ताव के मुताबिक केवीआर के कार्यकारी समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि प्रमुख सचिव आवास इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, जबकि वाराणसी के मंडलायुक्त सदस्य सचिव और विंध्याचल के कमिश्नर सदस्य होंगे। इसके अलावा इसमें हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी सदस्य नामित किया जाएगा। केवीआर के जरिए ही संबंधित सभी 7 जिलों के सुनियोजित विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसकी मंजूरी भी केवीआर के स्तर से ही दी जाएगी। अब इसके लिए शासन से मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 दिन के भीतर ही केवीआर के गठन की अधिसूचना जारी की जाएगी। उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी निशा के खातों में मनरेगा की मजदूरी राशि पहुंचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये प्रकरण अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। सवाल उठ रहे हैं कि विधायक पद पर रहते हुए विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी के खातों में मनरेगा की धनराशि आखिर कैसे पहुंची। वहीं पूरे मामले को लेकर विधायक दुर्गेश्वर लाल ने भी डीएम उत्तरकाशी को शिकायती पत्र सौंपा है, साथ ही अपना बयान जारी किया है, जिसमें विधायक का कहना है कि उनको बदनाम करने के लिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है, जिसमें सरकार ने जांच बिठाई है और जल्द सब बातों का खुलासा होगा। मनरेगा के द्वारा जिस तरीके से कुछ अराजक तत्वों ने मेरे परिवार में मेरी स्वर्गीय माताजी और मेरा खुद का और मेरी पत्नी का जो मनरेगा जॉब कार्ड में फर्जी तरीके से जो मनरेगा वेज लिस्ट होती है मजदूरी दर, उसमें वो शो कर रहा है, लेकिन हमारे किसी भी अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने ये राजनीतिक साजिश के तहत मुझे बदनाम करने, मेरी सामाजिक और राजनीतिक छवि को जो है एक तरीके से धूमिल करने का काम किया है। इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, उस पर जांच बैठ गई है। और साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी माताजी को 8 अक्टूबर 2021 को उनका देहांत हो चुका था और उनका जो अकाउंट है वो भी 2021 के लास्ट में वो डिलीट कर दिया गया सभी बैंकों से, और उनका किसी भी तरीके से उनके जो है कोई किसी के तरीके का कोई लाभ नहीं लिया गया। क्योंकि माताजी जब एक्सपायर कर गई तो केवाईसी तो एक शब्द बनता है ना, केवाईसी तो होती है हर जगह, बैंक में हो चाहे मनरेगा चीज़ों में। तो ये बेसिकली जो वेज लिस्ट है, जो मजदूरी दर एक जो लिस्ट आती है, उसमें ब्लॉक से जो है मेरी माता और मेरे परिवार और मेरे जो है वो दिखाया गया, लेकिन हमारे किसी भी अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अब भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन की औपचारिक शिक्षा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के पाठ पढ़ाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक आगामी शैक्षणिक स्तर में से इसे नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण और स्वार्गीण विकास करना है। उत्तराखंड सरकार का मानना है कि श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दर्शन है। स्कूलों में गीता के चयनित श्लोक और उनके भावार्थ पढ़ाकर छात्रों को नैतिक मूल्यों, कर्तव्य बोध और अनुशासन से जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किया जाएगा कि छात्रों पर किसी तरह का अतिरिक्त दबाव न पड़े, बल्कि वे इसे जीवन उपयोगी शिक्षा के रूप में समझ सकें। सरकार के इस फैसले को शिक्षकों के साथ साथ निजी स्कूल प्रबंधन भी सकारात्मक पहल बता रहे हैं। गीता का पाठ छात्रों को सही गलत का भेद सिखाएगा। इससे उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास होगा, जो आज के समय में बेहद जरूरी है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस फैसले को देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा कदम बताया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में शुरू की गई पहले अक्सर देश में लिए मिसाल बनती हैं। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ से जो अच्छी शुरुआत होती है उसे देश के दूसरे राज्य भी अपनाते हैं। जिस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश में चर्चा हुई, उसी तरह गीता पाठ का ये निर्णय भी सराहा जाएगा। इससे बच्चों का बौद्धिक और नैतिक विकास होगा।
चुनाव आयोग आज 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशित करेगा। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को अपने नाम और व्यक्तिगत विवरण की जांच करने की सलाह दी है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनका नाम सही ढंग से दर्ज किया गया है। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या विवरण में कोई त्रुटि है, तो वे दावा दायर कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है और अंतिम मतदाता सूची फरवरी में प्रकाशित होने वाली है। उत्तराखंड के करीब 90,000 मतदाताओं को चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू होने से पहले ही अहम फैसला लेना होगा। उन्हें बतौर सर्विस मतदाता या अपने गांव की वोटर लिस्ट में से कोई एक चुनना होगा। वहीं सामान्य मतदाता जिनके वोट शहरों के साथ ही गांव की मतदाता सूची में भी हैं, उन्हें भी कोई एक वोट कटवाना होगा। अगर आपका वोट 2 जगह होगा तो आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। लिहाजा चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि गांव या शहर में से किसी एक ही मतदाता सूची में अपना नाम रखें, किसी एक जगह से हटा लें। एसआईआर के दौरान पकड़े जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें सजा का भी प्रावधान है। प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से फिलहाल प्री एसआईआर गतिविधियों के तहत मतदाताओं की मैपिंग का काम किया जा रहा है। 1 जनवरी 2025 को जारी हुई मतदाताओं की जानकारी के हिसाब से प्रदेश में 89,812 सर्विस मतदाता पंजीकृत थे। इनमें से 87,103 पुरुष और 2,709 महिला मतदाता थे। ये ऐसे मतदाता हैं जो कि सेना या अर्धसैनिक बलों में सेवाएं दे रहे हैं। इन सभी की सर्विस के दौरान ही बतौर सर्विस मतदाता वोट बने हुए हैं। अब एसआईआर शुरू होने से पहले निर्वाचन कार्यालय ने इन सभी सर्विस मतदाताओं से राज्य के भीतर या सर्विस में से कोई एक वोट चुनने को दूसरे को हटवाने की अपील की है। अगर कोई सर्विस मतदाता बनकर गांव या शहर का अपना वोट हटवाना चाहता है तो उसे चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in में फॉर्म 7 भरना होगा। अगर कोई गांव शहर में अपना वोट चाहता है और सर्विस मतदाता की सूची से नाम हटाना चाहता है तो उसे सर्विस वोटर पोर्टल svp.eci.gov.in के माध्यम से अपना सर्विस वोट हटवाना होगा। कई मतदाताओं को ये भी कंफ्यूजन है कि गांव से नाम कटने पर वजह से या नगर पालिका चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक एसआईआर का काम केवल चुनाव आयोग की मतदाता सूची के लिए हो रहा है, जिससे लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में वोट डाला जाता है। पंचायत या नगर निकाय के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग संभालता है, जिसकी वोटर लिस्ट अलग बनती है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में जारी हलचल ने एक नया मोड़ ले लिया है। लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए शिवसेना यानी यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के बीच गठबंधन की राह लगभग साफ हो गई है। उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मातोश्री पर दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। सूत्रों के अनुसार ये बैठक सकारात्मक रही। मराठी बहुल इलाकों से जिन सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद था, उस विवाद को हल कर लिया गया है। दादर, शिवडी, वर्ली और मुलुंड में मराठी बहुल इलाके के सीटों को लेकर दोनों दलों में विवाद था। दोनों दलों में सभी सीटों के बंटवारे पर लगभग सहमति बन गई है। जल्द उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। एनसीपी को भी गठबंधन में लेने के लिए बातचीत चल रही है। बता दें कि बीएमसी चुनाव 2026 की घोषणा हो चुकी है। मुंबई और अन्य 28 नगर निगमों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को परिणाम घोषित किए जाएंगे। यानी 16 जनवरी को यह साफ हो जाएगा कि देश के सबसे अमीर नगर निकाय की सत्ता किसके हाथ में होगी। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने 1 जुलाई 2025 तक अपडेट की गई नई मतदाता सूची को आधार बनाया है, जिसमें मुंबई के लगभग 1.03 करोड़ मतदाता शामिल हैं। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से बीते दिनों पूरे देश में हड़कंप का माहौल बना रहा था। अब इंडिगो का परिचालन कुछ हद तक सामान्य जरूर हुआ है, लेकिन विमान नियामक की पैनी नजर उस पर बनी हुई है। सोमवार को इंडिगो द्वारा तुर्की के लिए गए एयरक्राफ्ट के लीज
ड्यूरेशन के बारे में एक सफाई दी गई, जिस पर डीजीसीए के एयरलाइन को इन प्लेन का इस्तेमाल करने के लिए मार्च 2026 तक का समय दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही दो टुक ये कह दिया गया है कि इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो को तुर्की से लीज पर लिए गए 5 नैरो बॉडी प्लेन यानी B737 सिर्फ मार्च 2026 तक संचालित करने की इजाज़त दी है। नियामक ने साफ किया है कि इन एयरक्राफ्ट का आखिरी एक्सटेंशन मार्च 2026 तक ही वैलिड है और एक सनसेट क्लॉज भी है। इसे लेकर कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। एविएशन रेगुलेटर के अनुसार तुर्की की कोरेंडन एयरलाइन से लिए गए 5 बोइंग 737 प्लेन की लीज 31 मार्च 2026 को खत्म हो रही है। डीजीसीए के एक सीनियर ऑफिशियल ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में इंडिगो एयरलाइंस द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग पर आधारित है, जिसमें उन्होंने आखिरी बार एक्सटेंशन मांगा था। इसके पीछे वजह ये थी कि उनके लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट फरवरी 2026 तक डिलीवर होने वाले हैं। अरावली रेंज की सुरक्षा करने वाले पर्यावरण सुरक्षा उपायों को कथित तौर पर कमजोर करने से जुड़ा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील हितेंद्र गांधी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को 100 मीटर टेस्ट नियम की समीक्षा के लिए पत्र लिखा है। वकील गांधी के पत्र की एक कॉपी भारत के राष्ट्रपति को भी भेजी गई है। इस पत्र में अरावली पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा पर पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को मंजूरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है। नई परिभाषा के अनुसार अरावली पहाड़ी नामित अरावली जिलों में कोई भी भू आकृति है जिसकी ऊंचाई अपने स्थानीय भूभाग से 100 मीटर या उससे अधिक है, और अरावली रेंज ऐसी 2 या 2 से अधिक पहाड़ियों का समूह है जो एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हो। इस बात पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि पर्यावरणविदों का दावा है कि कानूनी सुरक्षा की कमी के चलते नई परिभाषा इस क्षेत्र के 90% हिस्से को खत्म कर सकती है। गांधी ने अपने लेटर में कहा, 100 मीटर का नियम ऐसे बड़े इकोलॉजिकली जरूरी हिस्सों को बाहर करने का जोखिम पैदा करता है जो संख्यात्मक ऊंचाई की सीमा को पूरा नहीं करते, लेकिन काम के लिहाज से बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि निचली पहाड़ियों और पानी रिचार्ज वाले इलाकों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में इस बार मॉनसून सीजन के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि सर्दियों में राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन दिसंबर का आधे से ज्यादा महीना बीतने के बावजूद ना तो औली सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और ना ही बारिश। इसी बीच जनवरी 2026 में औली में नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन प्रस्तावित है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पर्यटन विभाग पूरी तरह मौसम के भरोसे बैठा नजर आ रहा है। दरअसल पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला एकमात्र आउटडोर स्कीइंग स्लोप औली है। इसी वजह से उत्तराखंड को नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी मिली है। उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन अब तक औली में 35 नेशनल विंटर गेम्स और वर्ष 2011 में साउथ एशियन विंटर गेम्स का सफल आयोजन कर चुका है। औली आइस स्लोप को वर्ष 2010 में FIS यानी इंटरनेशनल स्की एंड स्नोबोर्ड फेडरेशन से मान्यता मिली थी, जो वर्ष 2029 तक वैध है। देश के आउटडोर स्कीइंग के लिए सिर्फ 3 ही स्थान हैं, उत्तराखंड का औली, हिमाचल का मनाली और जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग। इनमें औली को सबसे बेहतर माना जाता है। उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन के सचिव अजय भट्ट का कहना है कि ये राज्य के लिए गर्व की बात है कि एक बार फिर औली को नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी मिली है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में देश भर से करीब 300 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जिनमें भारतीय सेना, BSF, CRPF और ITBP के खिलाड़ी भी शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि विंटर गेम्स जैसे बड़े राष्ट्रीय आयोजन के लिए महीनों पहले से तैयारियां शुरू करनी होती हैं, जिसमें पर्यटन विभाग और औली में मौजूद गढ़वाल मंडल विकास निगम की अहम भूमिका होती है। लेकिन इस बार न तो पर्यटन विभाग और न ही GMVN की ओर से कोई ठोस तैयारी या गंभीरता दिखाई दे रही है। आयोजन को लेकर समय रहते सूचना देने के बावजूद विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जब कोई नेशनल इवेंट उत्तराखंड में होता है तो उस पर देश विदेश की निगाहें रहती हैं, लेकिन इस बार विभागीय उदासीनता सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ विंटर गेम्स एसोसिएशन पर्यटन विभाग की ओर उम्मीद लगाए बैठा है, तो दूसरी तरफ मौसम भी चिंता बढ़ा रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार जनवरी और फरवरी में उत्तराखंड में सामान्य से कम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसका कारण पश्चिमी विक्षोभों की संख्या और उनकी तीव्रता में कमी बताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक के अनुसार सीजनल फोरकास्ट पहले ही संकेत दे चुका है कि इस बार बर्फबारी सामान्य से कम रह सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पर्यटन विभाग ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया। ऐसे में अगर जनवरी में बर्फबारी नहीं हुई तो नेशनल विंटर गेम्स पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। औली में आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन मौजूद है, लेकिन यह मशीन वर्ष 2018 से बंद पड़ी है, जबकि मौजूदा समय में औली का तापमान माइनस में बना हुआ है, जो कृत्रिम बर्फ बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर पर्यटन विभाग और जीएमवीएन समय रहते इस सिस्टम को चालू कर देते तो न सिर्फ नेशनल विंटर गेम्स कराए जा सकते थे, बल्कि न्यू ईयर और क्रिसमस के दौरान पर्यटन को भी बड़ा फायदा मिलता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने अहम नेशनल इवेंट के बावजूद विभागीय स्तर पर अब तक कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है। गौतम बुद्ध नगर में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन की ओर से यमुना एक्सप्रेसवे की 0 पॉइंट पर महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में गौतम बुद्ध नगर सहित कई जिलों में किसान शामिल हुए। किसान नेता राकेश टिकैत भी महापंचायत में पहुंचे और किसानों की मांगों को लेकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरी। महापंचायत में किसानों ने भूमि अधिग्रहण के एवज में बढ़ा हुआ 64.7% मुआवजा, 10% आवासीय भूखंड, रोजगार समेत अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित और विस्थापित किसानों को विस्थापन नीति के तहत उचित प्रतिकर और मुआवजा देने की मांग की गई। महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर पहले भी कई बार आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन अधिकारी और सरकार गंभीर नहीं है। यूपी में महोबा में शासन द्वारा संचालित योजना के तहत विद्युत बकायेदारों को एक मुश्त छूट देकर बिल जमा करने की अपील की जा रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी जानकारी न होने के चलते बकायेदारों द्वारा बिल जमा नहीं किए जा रहे हैं, जिसके चलते विभागीय कर्मियों द्वारा अभियान चलाकर बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। बिल जमा न होने पर कर्मचारियों द्वारा गांव की आधे से ज्यादा आबादी के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत कर्मियों पर धन उगाही का आरोप लगाया है। विभागीय अधिकारियों ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। ग्रामीणों से शासन द्वारा संचालित योजना का लाभ लेकर बिल जमा करने की अपील की है। दरअसल विद्युत विभाग द्वारा सदर तहसील क्षेत्र के दड़हतमाव गांव में दर्जनों बकायेदारों के विद्युत कनेक्शन को काट दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।